बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, बदतर हालत। भारतीय सेना ने ट्रंप को दिखा दिया आईना। ड्रैगन की पूंछ पकड़कर स्पेस में जाएगा पाकिस्तान। रूस और यूक्रेन की जंग में भारत की एंट्री। सूखे की चपेट में आया ईरान का 90% इलाका। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई, लेकिन इस दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। अवामी लीग पार्टी ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पिछले एक साल में अल्पसंख्यकों पर 2442 से ज्यादा हमले हुए। पार्टी का दावा है कि हमले सरकार के समर्थन या अनदेखी के कारण हुए। अवामी लीग ने बताया कि बारिशाला में एक हिंदू परिवार को पीटा गया और धमकियां दी गई। हबीगंज में छात्र मोनप्रिया सरकार लापता हो गई। कमिला में एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार हुआ। खिलखेत में सरकारी बलों ने दुर्गा मंदिर को बुलडोजर से गिराया। ठाकुर गांव में मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई और हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने कहा कि मदरसे नफरत फैलाते हैं, सेना हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ाती है और मंदिर अब कब्र बन गए हैं। अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। 1971 के नरसंहार जैसी स्थिति फिर लौट आई है। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या बांग्लादेश तालिबान राज्य बन गया है जहां अल्पसंख्यक होना अपराध है। यूनुस सरकार पर आरोप है कि वह कट्टरपंथियों को रोकने में नाकाम रही, जिससे मंदिरों पर हमले, बलात्कार और घर जलाने की घटनाएं बढ़ी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त सजा की धमकी दी है। जवाब में भारतीय सेना ने 1971 की एक घटना याद दिलाकर अमेरिका को उसका अतीत दिखाया। सेना ने 5 अगस्त 1971 की एक अखबार की कटिंग शेयर की, जिसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने बताया था कि अमेरिका ने 1954 से 1971 तक पाकिस्तान को $2 अरब के हथियार सस्ते दामों पर दिए। सोवियत संघ और फ्रांस ने हथियार देने से मना कर दिया था, लेकिन अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। भारतीय सेना की इस पोस्ट का मकसद था ट्रंप के बयानों का जवाब देना, जिसमें उन्होंने भारत के रूस के साथ व्यापार पर नाराजगी जताई। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया। यह दिखाता है कि अमेरिका आज भी पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है। भारत ने जवाब में कहा कि रूस से तेल खरीदना उसकी आर्थिक जरूरत है और अमेरिका व यूरोप खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। ये विवाद भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा रहा है। तो वहीं पाकिस्तान और चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर बड़ा कदम उठा रहे हैं। चीन ने ऐलान किया है कि 2026 में वह पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री को अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे वह उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके नागरिक अंतरिक्ष में गए हैं। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए, सभी चीन की मदद से। अब अंतरिक्ष यात्री मिशन भी चीन के सहारे है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपरकोक की स्थापना 1961 में हुई थी। 1962 में रहबर 1 रॉकेट लॉन्च हुआ, जो उस समय बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम रुक गया। 1990 में बदर 1 सैटेलाइट लॉन्च हुआ और 2018 में चीन ने पाकिस्तान के लिए प्रेस 1 सैटेलाइट लॉन्च किया। अब 2026 में पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री को तियांगोंग पर भेजने की योजना है। चीन का शेनझोंग मिशन और तियांगोंग स्पेस स्टेशन दुनिया में मशहूर है। इस सहयोग से पाकिस्तान अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि वह भी अंतरिक्ष में कदम रख सकता है। ये मिशन पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है, लेकिन उसका स्पेस प्रोग्राम अभी कमजोर है और चीन पर निर्भरता बढ़ रही है। फिर भी ये मौका पाकिस्तान के लिए नई शुरुआत हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की धमकी दी। दूसरी ओर यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे ईरानी डिजाइन के शाहिद 136 ड्रोन्स में भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का उपयोग हो रहा है। यूक्रेन ने इस मुद्दे को भारत और यूरोपीय संघ के सामने उठाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने 2024 से 2 बार भारत के विदेश मंत्रालय से इसकी शिकायत की। जुलाई 2025 में EU के प्रतिबंध दूत डेविड ओ'सलिवन के साथ यूक्रेनी अधिकारियों ने दिल्ली में ये मामला उठाया। जांच में पाया गया कि भारत की कंपनियों विषय इंटर टेक्नोलॉजी और ऑरा सेमीकंडक्टर के पुर्जे जैसे ब्रिज रेक्टिफायर E300359 और सिग्नल जनरेटर
AU5426A चिप इन ड्रोन्स में इस्तेमाल हुई। हालांकि इन कंपनियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का निर्यात परमाणु अप्रसार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सख्त घरेलू कानूनों के तहत होता है। हर निर्यात की जांच की जाती है ताकि कोई नियम न टूटे। यूक्रेनी दूतावास ने इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया। यह मामला भारत, यूक्रेन और EU के बीच तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। वहीं ईरान इस समय अपने सबसे बड़े संकट सूखे से जूझ रहा है। देश का 90% से ज्यादा हिस्सा सूखे की चपेट में है। नदियां सूख रही हैं, जमीन के नीचे का पानी तेजी से कम हो रहा है और झीलें गायब हो रही हैं। सबसे खराब हालात उर्मिया झील की है, जो कभी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील थी। अब यह लगभग पूरी तरह सूख चुकी है और वहां नमक के तूफान उड़ रहे हैं। उर्मिया झील के सूखने की वजह बेतरतीब बांध, अवैध बोरवेल और पानी का अत्यधिक उपयोग है। 2000 में झील के बीच बनी सड़क ने पानी के बहाव को रोक दिया, जिससे झील 2 हिस्सों में बट गई और सूखने लगी। अब बचे हुए नमक से आसपास के गांवों में फसलें खराब हो रही हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। उरोमिया, सलमास और तवरीज जैसे शहरों की 50 लाख आबादी को विस्थापन का खतरा है। पिछले 5 सालों से ईरान में सूखा बढ़ रहा है और 2025 में बारिश बहुत कम होने से हालात और बिगड़ गए हैं। बांध खाली हैं और पानी की भारी कमी है। ईरान की 9 करोड़ आबादी हर साल 100 अरब घन मीटर पानी खर्च करती है, जो पड़ोसी तुर्की से 2 गुना है। 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी और रेत के तूफानों ने संकट को और गंभीर कर दिया है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।